हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट मैप के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं सारे के सारे कंप्लीट मैप को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो मैप होने वाला है ना बच्चों, वो किससे होने वाला है? दो ध्रुवीयता का। अरे यार, चैप्टर तो सबको मालूम ही है, जो हमारा पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। तो इस चैप्टर से हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पहला मैप होने वाला है। आपको दिख रहा होगा, ये जो कुछ लोग आप लोगों को दिख रहे होंगे दीवार तोड़ते हुए दिख रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ भारत में भी होता है। भारत में क्या होता है, बच्चे जो सरिया तोड़ते हैं, तो यहाँ दीवार को तोड़ते हुए दर्शाया गया है। ये क्या है बच्चों? बर्लिन की दीवार को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है? जर्मनी में बर्लिन में दीवार है जिसे बर्लिन की दीवार कहा जाता है। ये बर्लिन की दीवार जो है बच्चों, ये 1961 में बनाई गई थी और 9 नवंबर, क्या है बच्चों, 9 नवंबर 1989 को क्या कर दी गई थी? स्थानीय लोगों द्वारा क्या किया गया था? गिरा दिया गया था। ये जो बर्लिन की दीवार है शीत युद्ध का प्रतीक है। किसका है? शीत युद्ध का प्रतीक है, या समाजवादी या पूंजीवादी विचारधाराओं का क्या ये प्रतीक है ना। तो 1961 में क्या हुआ था? इसे बनाया गया था 9 नवंबर 1989 को। क्या देख रहे हो आप लोग, किस तरीके से लोगों द्वारा ये गिरा दिया जा रहा है। लगभग ये दीवार जो थी बच्चों, वो 28 वर्ष तक खड़ी रही थी। कितने वर्ष तक खड़ी रही थी? 28 वर्ष तक क्या रही थी? ये खड़ी रही थी। और ये दीवार कितनी लंबी थी? लगभग 150 किलोमीटर लंबी थी। कितनी लंबी थी बच्चों? 150 किलोमीटर बर्लिन की दीवार जो थी वो लंबी थी, ठीक है ना। और बर्लिन की दीवार का गिरना और सोवियत संघ का विघटन होना एक ही माना जाता है, एक तरह से प्रतीक माना जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये दो चित्र दिखाए गए हैं। ये बेसिकली क्या है? ये चीन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है बच्चों? चीनी अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है। चीन जो था 1949 में अगर देखा जाए, तो जब माओवादी क्रांति हुई थी तो इस तरीके का था। लेकिन ये देखो, अब देखो किस तरीके से 1978 में क्या हुआ था, जब चीन के जो प्रधानमंत्री देंग शाओपिंग ने ओपन डोर की नीति अपनाई थी, मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी, तो चीन की अर्थव्यवस्था का अद्भुत तरीके से क्या हुआ था? विकास हुआ था। अद्भुत तरीके से क्या हुआ था? तरक्की हुई थी। ये जो चित्र है ये संघाई का है। कहाँ का है बच्चों? संघाई का। जो चित्र आपको दिख रहा है ये किसका है? संघाई का है। और ये दिखा रहा है कि चीन किस तरीके से आर्थिक तरक्की करता जा रहा है, और इसी तरीके से अगर तरक्की करता चला गया तो 2040 तक वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपको चित्र दिख रहा होगा, ये किसका है? तो बच्चों ये यूरोपीय संघ का चित्र है। किसका है? यूरोपीय संघ का। तो यूरोपीय संघ का क्या दिखा रखा है? ये बच्चों झंडा है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। किस संधि के द्वारा हुई थी? तो मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। किस संधि के द्वारा की गई थी बच्चों? मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कितने देश शामिल थे? 27 देश क्या थे बच्चों? शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 27 देश, ठीक है ना। ये झंडे में जो 12 सितारे हैं, जो सोने के सितारे हैं, उनको दर्शाया गया है, जो उनके एकता, मेल मिलाप और सहयोग का क्या है बच्चों? प्रतीक है। इसके साथ साथ जो अगर बात की जाए यूरोपीय समाज में 12 नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता है। उनकी पौराणिक या पारंपरिक दृष्टि से 12 नंबर काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ये इस चीज को दर्शा रहा है, ठीक है। चलो इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि मास्ट्रिक्ट संधि को मानने से सबसे पहले किसने इनकार किया था? तो डेनमार्क और स्वीडन ने क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था मास्ट्रिक्ट संधि को मानने से, है ना। यूरोपीय संघ का कौन सा देश है जो यूरोप से अलग हो चुका है? तो ब्रिटेन अलग हो चुका है। जनमत संग्रह कराकर 1916 में बात कही गई थी लागू करने की, और इसे पूरी तरीके से अलग कब हुआ था? 2020 में ब्रिटेन पूरी तरीके से अलग हो गया था। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, ये किसको दर्शा रहा है? तो ये भी यूरोपीय संघ को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? यूरोपीय संघ को। जैसे कि यूरोपीय देशों ने क्या किया था, 2003 में एक साझा संविधान बनाने की कोशिश करी थी, तो उसकी विफलता को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? उसकी विफलता या असफलता को ये चित्र क्या कर रहा है? दर्शा रहा है ना। क्योंकि उसमें हुआ क्या था कि जैसे कि मतलब यूरोपीय देशों ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश करी थी 2003 में, लेकिन क्या वो सभी देश सहमत नहीं हो पाए थे। इसके कारण ये उनकी कोशिश क्या रही थी? नाकामयाब रही थी। यूरोपीय देशों की जो कोशिश थी ये क्या रही थी? नाकामयाब रही थी। फिर भी उनका कुछ राष्ट्रगान है, स्थापना दिवस है, झंडा है, खुद की मुद्रा यूरो है ना। तो ये चीजें आप लोगों को बतानी है। इसमें दिखा रखा है, इसे टाइटैनिक के रूप में इसलिए दिखाया गया क्योंकि टाइटैनिक भी क्या हुआ था? अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाया था, है ना। क्योंकि उसकी एक टाइटैनिक जहाज के उद्देश्य तो बहुत सारे थे, क्या वो उद्देश्य प्राप्त हो पाए? बिल्कुल भी नहीं हो पाए। तो ये उस चीज को दर्शा रहा है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है ये झंडा है, ये किसका है? आसियान का है। किसका है बच्चों? आसियान का है। किसका है? आसियान। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। कितने देशों ने? संस्थापक देश कितने थे? 5 थे। फिर 5 क्या हो गए थे बाद में और जुड़ गए थे, संस्थापक देश थे। किस किस घोषणा पत्र के द्वारा? यानी बैंकॉक, किसके द्वारा बच्चों?
बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा क्या की गई थी, आसियान की स्थापना की गई थी। बैंकॉक घोषणा पत्र जो सिंगापुर में हुआ था, ठीक है ना, तो बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, आसियान थी। तो आसियान झंडे में अगर देखा जाए तो ये धान की 10 बालियां क्या है, 10 देशों का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, आसियान के 10 देशों का क्या है, प्रतीक है। जो चक्र है ये आसियान का क्या है, मित्रता और एकता का प्रतीक है। जो वृत्त है बच्चों वो आसियान देशों की एकता का प्रतीक है, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा ये चित्र में सामने वाला व्यक्ति कौन है बच्चों, मनमोहन सिंह है। जैसे कि 1991 में भारत ने एक्ट ईस्ट और 2014 में लुक ईस्ट की नीति अपनाई थी। इसके द्वारा उसने क्या किया था, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारत ने क्या करी थी, संबंध स्थापित करने की कोशिश करी थी। उस समय भारत में महत्वपूर्ण भूमिका कौन, मनमोहन सिंह निभा रहे थे, है ना। तो एशियाई देशों में, ठीक है, इसमें हमारे कौन कौन से देश शामिल होने वाले थे, तो आसियान हो गया, चीन हो गया, जापान और दक्षिणी कोरिया जैसे देशों के साथ क्या करने थे, हमें संबंधों को सुधारना था और व्यापारिक संबंध स्थापित करने थे। तो उसी चीज को ये चित्र क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। नेक्स्ट चित्र देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये चित्र किस देश को दर्शा रहा है, तो चीन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, तो ये चित्र क्या कर रहा है, चीन को दर्शा रहा है। और ये जो दीवार है, जो ये ड्रैगन है, ड्रैगन क्या है, ड्रैगन एक दीवार है, क्योंकि आप सभी को पता है दुनिया की सबसे बड़ी दीवार यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है, चीन की दीवार को दुनिया की सबसे बड़ी दीवार कहा जाता है, चीन की दीवार जो है ना। तो ये ड्रैगन क्या कर रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था, जो तीव्र गति से जो अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, ये क्या कर रहा है, उसको दर्शा रहा है। और कंट्रोल कौन कर रहा है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा है, यानी वहां का जो नेता है ना, शी जिनपिंग भी आप कह सकते हो, वो क्या कर रहे हैं, इसकी कंट्रोल कर रहे हैं पूरी अर्थव्यवस्था को। देखो मेरे हिसाब से चलो तुम, हम अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा ग्रोथ कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से दर्शा रहा है, ठीक है। चलो ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, तब और अब। देखो बच्चों ये प्रस्तुत जो कार्टून किस देश से संबंधित है, तो ये भी चीन से संबंधित है। किससे संबंधित है, तब का मतलब क्या है, तब जो कांग्रेस प्रणाली ने जो मतलब चीन ने क्या किया था, तब जो है साम्यवादी व्यवस्था अपना रखी थी। कौन सी अपना रखी थी, साम्यवादी, ठीक है। और अब मतलब कौन सी बच्चों, पूंजीवादी। क्या है, पूंजीवादी। और इसके साथ साथ पहले उसने बंद द्वार की नीति अपनाई थी। क्या अपनाई थी, चीन ने बंद द्वार की नीति अपनाई थी। अब खुले द्वार की नीति अपनाई थी। पहले उसने अर्थव्यवस्था को बंद कर दिया था, लेकिन अब अर्थव्यवस्था को खोल दिया कि भाई विदेशी निवेश आओ, विदेशी जो देश है वो आओ और हमारे देश में क्या करो बच्चों, निवेश करो। उसको दर्शा रहा है। देखो कार्टून किसको दर्शा रहा है, तो चीन देश को दर्शा रहा है। इस देश की आर्थिक नीतियों में तब और अब से परिवर्तनों का मूल्यांकन। देखो पहले चीन की अर्थव्यवस्था क्या थी, बंद अर्थव्यवस्था थी, लेकिन अब क्या है, अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों यहाँ कि ठीक है, दूसरा पॉइंट है 1970 के दशक में चीन ने अपने व्यापारिक संबंध अन्य देशों से क्या कर दिए थे, स्थापित कर लिए थे। अलग अलग देशों से चीन से स्थापित कर लिए थे। इस देश में हुए नवीनतम परिवर्तन के लिए दो परिणाम हमें बताना है। पहला परिणाम क्या था बच्चों, चीन ने इन बदलावों के माध्यम से स्वयं को एक महान आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। कौन, चीन। दूसरा क्या है, चीन अब विश्व के अन्य हिस्सों पर अपना निवेश बढ़ा रहा है, यानी अलग अलग देशों में क्या कर रहा है, अपना निवेश बढ़ाता जा रहा है चीन जो है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रही होगी साइकिल जो है, ये किसका प्रतीक है, तो ये चीन, यानी प्रस्तुत कार्टून किस देश को दर्शा रहा है, चीन को दर्शा रहा है। क्यों, क्योंकि चीन में ही सबसे ज्यादा जो साइकिल है वो इस्तेमाल किया जाता है। चीन में सबसे ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है। किस देश में, चीन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, ये दो विचारधाराओं का जो पहिया है, जो दो विचारधाराओं का प्रतीक है, साम्यवाद और पूंजीवाद, है ना, इसको दर्शा रहा है। यानी चीन के दोहरेपन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, दोहरेपन को दर्शा रहा है। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये दक्षिणी एशिया से संबंधित है। इस जो चित्र है, इस चित्र को क्या कहते हैं, लिबर्टी लीडिंग द पीपल, यानी स्वतंत्रता की देवी कहा जाता है। इस चित्र में, इस चित्र में क्या किया गया है, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और नेपाल जैसे देशों के झंडे को दर्शाया गया है। इन सब देशों को दर्शाया गया है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। यह आपको दिख रहा होगा, इसमें पहला क्वेश्चन है, ये कार्टून किस देश से संबंधित है, तो पाकिस्तान। यहां से आप समझो मुशर्रफ लिखा हुआ है ना, तो ये कार्टून किससे संबंधित है, तो पाकिस्तान से संबंधित है। पहले समीकरण में ये दर्शाया गया है, पहले समीकरण में क्या दर्शाया गया है कि यहाँ की राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है वो क्या होती है, बिल्कुल शून्य होती है, और सेना अध्यक्ष की भूमिका क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सेना अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है, दूसरे समीकरण में बढ़ जाती है। और तीसरा क्या होता है बच्चों, जब सेना अध्यक्ष और राष्ट्रपति दोनों मिल जाते हैं तो शक्ति क्या हो जाती है, दो गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है, दो गुनी हो जाती है। ये कार्टून जो है दर्शा क्या रहा है,
तो जो कार्टून है बच्चों, ये पाकिस्तान की सेना को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? पाकिस्तानी सेना की भूमिका को क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। पाकिस्तानी सेना की भूमिका को क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया। चलो नेक्स्ट हमारे कार्टून के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्टून है, आपको दिख रहा होगा, ये किसका है बच्चों? तो बांग्ला, ये ढाका का है। किसका है बच्चों? ढाका का है। ढाका में क्या हुआ था कि जब जनरल इरशाद ने क्या किया था 1987 में, क्या हुआ था, जनरल इरशाद के खिलाफ वहां के लोगों ने क्या किया था? लोकतंत्र समर्थन की मांग की थी। तो किसी मांग की थी? लोकतंत्र समर्थन की मांग की थी। इसमें एक व्यक्ति था जिसने, नूर हुसैन जो था ना, इसकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इसमें, है ना, नूर हुसैन की। ठीक है ना, तो इसीलिए बीच में आपको दिखा रखा है नूर हुसैन। ये व्यक्ति कौन है बच्चों? नूर हुसैन है। और उसकी दीवार पे, उसकी जो पीठ पर क्या लिखा हुआ है? तो उसकी पीठ पर लिखा हुआ है गणतंत्र मुक्त पाक। क्या लिखा हुआ है? गणतंत्र मुक्त पाक लिखा हुआ है। और इसकी दीवारों पे क्या लिखा हुआ है? जय बंगला। क्या लिखा हुआ बच्चों? जय बंगला या जय बंगबंधु। क्या लिखा हुआ? जय बंगबंधु या जय बंगला लिखा हुआ है। ये ढाका का एक विश्वविद्यालय की दीवारों का चित्र दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, प्रस्तुत जो चित्र है वो किसको दर्शा रहा है? श्रीलंका को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है बच्चों? श्रीलंका को। जो शेर है वो सिंगली समुदाय को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? सिंगली समुदाय को। और जो बाघ है ये तमिलों को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? तमिलों को दर्शा रहा है। और बीच में वहां के जो प्रधानमंत्री राजपक्षे हैं, इन दोनों के बीच संतुलन जो है वो स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या? संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। लिट्टे क्या है? एक संगठन है जो तमिलों ने बनाया गया था, जिसे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इल्लम कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये क्या है? देखो, आपको प्रस्तुत जो आपको दिख रहा हो, प्रस्तुत जो चित्र है किसको दर्शा रहा है? शार्क की बैठक को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? शार्क आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? या आप इसे शार्क भी कह सकते हो, या आप इसे दक्षेश भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? दक्षेश, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। दक्षेश की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। आरंभ में इसमें 7 देश थे, अब कितने हो चुके हैं? 8। 8वां देश कौन सा बना है? तो जो अफगानिस्तान इसके अंदर जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है बच्चों? अफगानिस्तान क्या हुआ था? सार्क का सदस्य बना था। कब बना था? 2007 में सार्क सदस्य बना था। कौन? अफगानिस्तान बना था। तो देखो इसमें क्या है बच्चों, पहला शार्क का पूरा नाम बताइए। सार्क का नाम है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दूसरा है, कार्टून में कुर्सियों की स्थिति विषय भारत और पाकिस्तान। देखो ये आपको 2 कुर्सियां बड़ी विशेष स्थिति में दिख रही है, तो ये किसको दर्शा रहा है? तो ये भारत और पाकिस्तान को दर्शा रहा है। भारत और पाकिस्तान को दर्शा रहा है। ठीक है बच्चों, सदस्य देशों के बीच संबंधों को सुधारने में सार्क की सफलता का आंकलन कीजिए। देखो बच्चों, सांस्कृतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता के माध्यम से सार्क ने सभी सदस्यों को अपने व्यापारिक संबंध तथा सहयोग को सुधारने का प्रयास जरूर किया है, और ये एक तरीके से मंच प्रदान किया है। किसने? शार्क ने। ठीक है, चलो ये आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा है बच्चों? तो ये आपको चित्र दिख रहा है, ये किसका मैप है, या आप बता सकते हो किसका झंडा है? तो ये यूएनओ का झंडा है। क्या है बच्चों? यूएनओ का झंडा है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। यूएनओ की, किसके बच्चों? यूएनओ के। यूएनओ का सबसे जो सार्वजनिक चेहरा होता है उसे क्या कहते हैं? महासचिव कहते हैं। क्या कहते हैं? महासचिव कहते हैं। इसके पहले महासचिव कौन थे? तो ट्राइगव ली थे। ट्राइगव ली इसके पहले क्या थे बच्चों? महासचिव थे। अभी कौन है बच्चों? पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। गुटेरस क्या है? इसके महासचिव है। क्या है बच्चों? इसके महासचिव है। इससे पहले बान के मून थे, है ना बच्चों। इससे पहले कोफी अनान थे। इससे पहले बुतरस घाली थे। तो इस तरीके से था। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये क्या है? जैतून की पत्तियां है। जैतून की पत्तियां क्या है बच्चों? शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति का। और विश्व में क्या, बीच में क्या दिखाया गया है? मानचित्र को दर्शाया गया। विश्व के मानचित्र को दर्शाया गया है। चलो नेक्स्ट आपको बात करते हैं। नेक्स्ट आपको चित्र दिख रहा होगा, तो ये चित्र किसका है? तो यहाँ देखो यूएनओ का एक जो वो है, और यहाँ एक जेल में कौन है? ये व्यक्ति कौन है बच्चों? तो ये व्यक्ति कौन है? कोफी अनान है। कौन है बच्चों? कोफी अनान। और इसमें दिखा रखा है यूएनओ की असफलता को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है? यूएनओ की असफलता को दर्शाया गया है। क्योंकि हुआ क्या था, 2006 में क्या हुआ था? इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण कर दिया था। किस पर आक्रमण किया था? इजराइल ने लेबनान पर आक्रमण कर दिया था। और इजराइल ने यह तर्क दिया था कि उसे शक था, उसने
एक उग्रवादी को पकड़ने के लिए, जिसका नाम था हिजुबुल्लाह खान, क्या नाम था, हिजुबुल्लाह पर नियंत्रण करने के लिए क्या किया था उसने, लेबनान पर आक्रमण किया था, है ना, जिसमें क्या होता भारी नागरिक जो थे, यानी लेबनान के बहुत सारे जो नागरिक थे या आम लोग थे, वो इस लड़ाई में क्या हुए थे, मारे गए थे। ठीक है बच्चों, और सार्वजनिक इमारत और रिहायशी इलाके में इजरायली बमबारी से चपेट में आ गए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था इस मामले में एक प्रस्ताव बहुत बाद जारी किया था, क्या किया था, बहुत बाद जारी किया था। तो ये कहीं ना कहीं यूएनओ की असफलता को दर्शा रहा है। बीच में व्यक्ति कौन है बच्चों, कोफी अन्नान है, कौन है, कोफी अन्नान, याद रखना। चलो ये चित्र है, आपको दिखा रखा है कि ये किसको दर्शा रहा है, तो ये वीटो पावर को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, वीटो पावर को। वीटो पावर का सबसे ज्यादा यूज किसने किया है बच्चों, यहाँ रूस ने किया है, किसने किया है 135 बार, अमेरिका ने कितना किया है 84 बार, यूके ने यानी ब्रिटेन ने कितना किया है 32 बार, फ्रांस ने 18 बार और चीन ने केवल 11 बार क्या किया है, वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। सबसे कम क्या है चीन ने और सबसे ज्यादा रूस ने किया है वीटो पावर का इस्तेमाल। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट आपको चित्र दिख रहा होगा, ये जो प्रस्तुत चित्र है ये भी क्या रहा है, कहीं ना कहीं यूएनओ की असफलता को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, यूएनओ की असफलता को दर्शा रहा है। यूएनओ क्या करता है, बस बोलता रहता है कि हाँ मैं शांति स्थापित कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बस फलाना ढिमकाना, करता कुछ भी नहीं है ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे कि उसने शांति सैनिक हो गया, है ना, गरीबी के मामले में हो गया, गरीबी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सब मामलों में क्या करता है वो कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। कोई निभाता है क्या यूएनओ, नहीं निभाता। तो यूएनओ की असफलता को प्रस्तुत कार्टून में क्या किया गया, दर्शाया गया है। ठीक है, चलो ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, अमेरिकी शक्ति को दर्शा रहा है। प्रस्तुत कार्टून क्या कर रहा है, अमेरिकी शक्ति को दर्शा रहा है। जैसे कि इसमें दिखा रहा है कि अमेरिका का यूएनओ में काफी ज्यादा क्या रहता है बच्चों, प्रभाव रहता है। इसका, अमेरिका का यूएनओ में हमेशा काफी ज्यादा प्रभाव रहता है ना। अमेरिका साफ कहता है कि भाई पहले अगर यूएनओ से नहीं मानोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो देखो जैसे कि चित्र में क्या दर्शाया गया है, तो अमेरिका शक्ति को दर्शाया गया है यूएनओ में। दूसरा, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की मनमानी को रोक सकता है, भाई रोक ही नहीं सकता। क्या रोक सकता है क्या, क्या यूएनओ अमेरिका की मनमानी को रोक सकता है, बिल्कुल नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता, सब क्योंकि यूएनओ क्या है, अमेरिका की धरती पर स्थित है। दूसरा, यूएनओ में सबसे ज्यादा जो काम करने वाले नौकरशाही जो है कहाँ के, अमेरिका में, अमेरिका के हैं। यूएनओ में जो सबसे ज्यादा बजट में योगदान कौन करता है, अमेरिका करता है ना बच्चों। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो यूएनओ है वो अमेरिका की शक्ति को सीमित नहीं कर सकता है, उसकी मनमानी को नहीं रोक सकता। ठीक है ना, जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे क्या हुआ था, एग्जाम्पल 1990 में एक प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था। तो प्रथम खाड़ी युद्ध में क्या हुआ था, जब इराक ने कुवैत पर, मतलब जो इराक जो देश था उसने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था, है ना। तो यूएनओ ने समझा भाई छोड़ दे, रिहा कर दे, रिहा कह रहा रिहा मैं नहीं कर रहा, इराक ने बोला जा मैं नहीं कर रहा, जो करना है कर लो। अच्छा, फिर जानते यूएनओ, फिर अमेरिका ने कहा अच्छा मैं बताता हूं, रुक जा। तो 34 देशों की मिलीजुली सेना ने क्या किया था, भारी भरकम सेना ने सीधा क्या कर दिया था, इराक पर आक्रमण कर दिया था, जिनमें से लगभग 76% जो सेना थी वो किसकी थी, अमेरिका की थी, है ना। इसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं, वीडियो गेम वॉर कहते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहते हैं, है ना, और कंप्यूटर वॉर भी कहा जाता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। चलो आगे हम बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये चीन के, मतलब ये अमेरिका के शांति की व्यवस्था को दर्शा रहा है कि किस तरीके से अमेरिका जो है ना, मतलब जो अमेरिका शांति शांति कह के किस तरीके से युद्ध के द्वारा अपनी मनमानी करता है उसको दर्शा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, ये चित्र आपको दिख रहा होगा, ये क्या दर्शा रहा है, युद्ध में हो रहे खर्चे को दर्शा रहा है। किस पे, डॉलर लिखा हुआ है ना बच्चों। तो जब कोई भी देश क्या करता है, युद्ध करता है, हथियारों का प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है, तो उसमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। क्या होता है बच्चों, सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है ना। तो ये जो चित्र है उसको क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। चलो आगे बात करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ये चित्र, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो बैठे हुए हैं ना, ये कौन है बच्चों, ये लोग वो देश हैं जिन्होंने वीटो मतलब जिन्होंने क्या करा है, परमाणु परीक्षण कर लिया है, इनके पास परमाणु हथियार है, ये वो देश है। ठीक है, और अगर कोई नया देश क्या करता है, कोई परमाणु परीक्षण करता है, तो उसे देखो किस तरह से शंका की निगाह से ये लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे कि ये देखो ईरान है ना, नॉर्थ कोरिया है, तो ऐसे देशों को शंका की निगाह से देख रहे हैं। तो इस चीज को ये क्या कर रहा है, कार्टून दर्शा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक औरत है, पानी में डूब रही है ना, यहाँ कुछ सैनिक है, एक माँ इंतजार कर रही है अपने बच्चों का। ठीक है, इस तरीके से दिखाया गया है। तो ये क्या है बच्चों, ये सुरक्षा के दो भिन्न भिन्न पहलुओं को दर्शा रहा है। जो चित्र है ये सुरक्षा के दो महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शा रहा है। पहला, एक तो बांग्लादेश के बारे में दर्शा रहा है, और दूसरा किसके बारे में दर्शा रहा है, ग्वेटामाला,
में चल रहे गृह युद्ध को दर्शा रहा है। ठीक है बच्चों, किसको दर्शा रहा है? जैसे बांग्लादेश में एक बार नहीं हुआ था, बांग्लादेश में बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ के कारण लोगों की जो समस्या को दर्शा रहा है। और एक बार क्या हुआ था, ग्वेटामाला में क्या हुआ था, गृह युद्ध हो गया था, है ना। आप देख सकते हैं कि माताएं युद्ध में खोए गए अपने जो बच्चों का इंतजार कर रही है। ये माताएं क्या कर रही हैं, युद्ध में जो बच्चे गए हैं ना, उनका इंतजार कर रही है, अब मेरा बच्चा आ जाएगा, तो उसको दर्शा रही है। युद्ध में शहीद हुए लोगों की याद किया जा रहा है। और कुछ चित्र बांग्लादेश में हुए, इनमें बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से असुरक्षा को दिखाया गया है इस चित्र में। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यह आपको दिख रहा है, ये क्या दे रखा है, तीसरी दुनिया की समस्या को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है बच्चों? तीसरी दुनिया की देशों की समस्या को दर्शा रहा है, उनकी गरीबी को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है ये? उनकी गरीबी को दर्शा रहा है। ठीक है, चलो आपको दिख रहा होगा ये जो है, इसमें कुछ व्यक्ति कह रहे हैं कि भैया शांति अहिंसा विधेयक पारित करना है, तो भाई कुछ पैसा दो, है ना। इधर बोला अहिंसा विभाग की स्थापना करना है, तो कुछ तो करो, पैसा तो दो, है ना। तो यहाँ अमेरिका है, अमेरिका ने बोला है कि नहीं, इतने खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतना पैसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वही देखो अमेरिका क्या करता है ना, 300 अरब उसने डॉलर इराक युद्ध में खर्च कर दिए, है ना। 67 अरब उसने सैनिक मामले में खर्च कर दिए। 425 अरब सालाना अपने सेना पर खर्च करता है। 400 कितना 25 अरब आंतरिक सुरक्षा पर वो 40 अरब खर्च करता है। 100 अरब उसने अफगान युद्ध में खर्च किए। इतना पैसा युद्ध में गवा दे रहा है, लेकिन ये शांति व्यवस्था कायम करने में वो कहीं नहीं कर पा रहा है। देखो दे रखा है ना, अमेरिका ने सुरक्षा पर तो भारी भरकम खर्चा किया है, जबकि शांति से जुड़े मामलों में बहुत कम खर्चा कर रहा है। और ये कार्टून इसी स्थिति को दर्शा रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कार्टून क्या है, प्रस्तुत जो कार्टून है ये आतंकवाद को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? आतंकवाद को दर्शा रहा है। इसमें दर्शा रहा है कि जैसे मद्रिद में हुआ था जो कांड हुआ था, लंदन में जो कांड हुआ था, ये उस चीज को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये आतंकवाद को दर्शा रहा है, इस चीज को याद रखना आप लोग। चलो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो प्रस्तुत कार्टून क्या कर रहा है, मतलब इसमें एक दे रखा है आतंकवाद और प्राकृतिक आपदा। तो ये सुरक्षा की अपरंपरागत खतरे दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? अपरंपरागत खतरे को दर्शा रहा है। अपरंपरागत खतरे कौन कौन से है? जैसे प्राकृतिक आपदा हो गई, आतंकवाद हो गया, महामारी हो गई, ये क्या है, अपारंपरिक है। पारंपरिक मतलब क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया, या कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण कर दे, ये उस स्थिति होती है। ठीक है, तो ये उस स्थिति को दर्शा रहा है। चलो आगे बात करते हैं। ये देखो प्रस्तुत जो कार्टून है, ये वैश्विक ताप वृद्धि को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है बच्चों? वैश्विक ताप वृद्धि को दर्शा रहा है। विश्व को एक चिमनी के रूप, मतलब जो वैश्विक ताप वृद्धि, उसको चिमनी के रूप में दर्शाया गया है। और ये रहा पूरे पृथ्वी को दर्शाया गया है। लगातार क्या हो रहा है, वैश्विक ताप वृद्धि क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये उसको दर्शा रहा है। चलो आगे बात करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये बच्चों ये कहीं ना कहीं ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध के देशों को दर्शा रहा है। यानी प्रस्तुत जो कार्टून है ये विकसित और विकासशील देशों को दर्शा रहा है। विकासशील देश तो कह रहे हैं हाँ भैया हम तो क्या करेंगे, प्रदूषण कम करेंगे, लेकिन वो चीटिंग कर रहा है। हाथ देखो, उंगली है ना बंधी हुई है ना, देखो ये उंगली बंधी हुई है, तो वो चीटिंग कर रहा है, कह रहा है हम क्या करेंगे, प्रदूषण को कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन विकसित देश कह रहे हैं हाँ हम तो बिल्कुल ही निष्पक्षता पूर्वक, हाँ हम बिल्कुल ही कोशिश करेंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं किसको दर्शा रहा है, मतलब पर्यावरण संबंधी जो समस्या है उसको दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ एक और देखो, ये प्रस्तुत कार्टून क्या कर रहा है, नव उपनिवेशवाद को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? नव उपनिवेशवाद की संकल्पना को दर्शा रहा है। इसमें क्या है, इसमें देखो कि जो क्या नाम है, जो उपनिवेशिक देश हैं, जो ताकतवर देश हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे देशों को अपना क्या कर लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं। और गुलाम बनाने के बाद क्या करते हैं, उन्हें निस्त नाबूद कर देते हैं, उन्हें बर्बाद कर देते हैं। और बर्बाद करने के बाद क्या करते हैं, ये देश बोलते हैं कि भैया हमें भुगतान के, मतलब इन्होंने कहा कि हमने तुम्हारे देश को मटिया मिलेट कर दिया है, अब उसके पुनर्निर्माण के लिए खर्चा दो आप मुझे, और खर्चे के रूप में आप मुझे क्या दो, प्राकृतिक संसाधन दो, पेट्रोलियम दो, इससे मांग कर रहे हैं। मतलब बर्बाद ही नहीं कर दिया, अब इन्हीं से इनको डेवलप करने के लिए पैसा या ये चीजें मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये उसको दर्शा रहा है। ये जो प्रस्तुत कार्टून आपको दिख रहा होगा, H2O लिखा हुआ है, यानी पानी, ये पानी को दर्शा रहा है। अब आप बोलोगे सर जी हमारी पृथ्वी को तो पानी बहुत सारा है, तो आप पानी को कैसे दर्शा सकते हो? बेटा पानी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पीने योग्य पानी की लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये उस समस्या को दर्शा रहा है। देखो पृथ्वी पर पानी का विस्तार ज्यादा है और भूमि का विस्तार कम है, फिर भी कार्टूनिस्ट ने क्या किया, जमीन को पानी की अपेक्षा ज्यादा बड़े हिस्से में दिखाने की कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पीने के लिए पानी क्या है बच्चों, कम है। जो अलवणीय पानी है जिसे हम पी सकते हैं, वो पानी हमारी पृथ्वी पर क्या है बच्चों, कम है। तो ये उस समस्या को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं।
चलो तो ये तो हो गया। चलो नेक्स्ट कार्टून के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्टून है, ये आपको दिख रहा होगा, एक व्यक्ति है और ये पूरी पूरी जो हरियाली है खा जा रहा है। मतलब ये क्या है बच्चों, विकसित देश है। क्या है बच्चों, विकसित देश है। और ये देश क्या कर रहे हैं, विकास के नाम पे क्या है, जो सुंदरता है, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, इस सबको पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं, खा जा रहे हैं, है ना। तो ये उसके रूप में इसको दर्शाया गया है। चलो आगे बात करते हैं। इसमें देखो, इसमें कल और आज के बारे में बता रखा है। कल में क्या बताया गया, पहले जो माएं अपने बच्चों को कहती थी, बेटा अपना खाना जल्दी खा लो वरना चीन और भारत के भूखे लोग तुम्हारा खाना खा जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा थी ना हमारे पास, इसीलिए। लेकिन अब लोग क्या कहते हैं, अब माएं अपने बच्चों को ये कहती हैं कि बेटा फटाफट अपना होमवर्क कर लो वरना भारत और चीन के जो लोग हैं वो तुम्हारी नौकरियां खा जाएंगे। इस तरीके से कहावत हो गई अब तो, है ना। तो इस तरीके से इस रूप में इसे दर्शाया गया है। ठीक है, तो कल और अब का मतलब पहले क्या था, ये वैश्वीकरण के प्रभाव को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, वैश्वीकरण और जनसंख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या कर रहा है बच्चों, वैश्वीकरण को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, वैश्वीकरण को दर्शा रहा है। अब वैश्वीकरण के दर्शा रहा है, तो वैश्वीकरण किस चीज को दर्शा रहा है, सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शा रहा है, क्योंकि मिक्की माउस क्या है, अमेरिका का है। तो ये पश्चिमी संस्कृति को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। जैसे कि पश्चिमी संस्कृति है या पश्चिम के जो विकसित बाजार किस तरीके से क्या कर रहे हैं, विकासशील बाजारों पर क्या कर रहे हैं, अपना अधिकार करते हुए जा रहे हैं। हमारे बाजारों पर क्या कर रहे हैं, पश्चिमी बाजारों ने क्या कर लिया है, आधिपत्य कर लिया है, अधिकार कर लिया है। तो वो उसको दर्शा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, ये उसको क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। इसी में आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, मैकडोनलीकरण का मतलब क्या होता है। तो प्रभावशाली जो देश होते हैं ना, है ना, उन्हीं की तरह जब हम बन जाते हैं, है ना, उन्हीं की संस्कृति में जब अपने आप को ढालने लग जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, मैकडोनलीकरण कहा जाता है। चलो आगे बात करते हैं। ये आपको चित्र दिख रहा होगा, ये कौन सा चित्र है, तो ये लाल किले का चित्र है बच्चों। देखो सामने जामा मस्जिद है, तो ये लाल किले का चित्र है। लाल किले के चित्र में जो सामने आपको दिख रहे होंगे, ये रहे जवाहरलाल नेहरू। और यही इन्होंने क्या किया था, एक प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसे कहते हैं भाग्य वधु से चीर प्रतीक्षित भेंट, यानी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम का एक प्रसिद्ध भाषण क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने समक्ष सभी लोगों के ये भाषण दिया था। तो ये उसको दर्शा रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये क्या है बच्चों, भारत की विभाजन की समस्या को दर्शा रहा है कि देखो किस तरीके से भारी भरकम जो शरणार्थी थे ना बच्चों, जो अपना देश छोड़कर क्या हो गए थे, जब पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, तो ट्रेनों में देखो कैसे भर भर के लोग क्या हो गए थे, जा रहे थे। और इस विभाजन में क्या हुआ था, मतलब 1947 के विभाजन को दर्शा रहा है ना। इस विभाजन के दौरान बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, मारे गए थे। मतलब घर की बहु बेटियों का रेप किया गया था, बहुत सारे लोगों ने महिलाओं का रेप किया था, उनका अपहरण किया था। कई लोगों ने अपने घर की कुल और इज्जत बचाने के लिए अपने ही घर की बहु बेटियों को क्या कर दिया था, मार दिया था, है ना। और बहुत सारे लोगों को, मतलब विभाजन के दौरान क्या हुआ था, लोगों को अपना घर खाली करने के लिए कुछ समय या कुछ घंटों का समय दिया गया था। तो ये उस चीज को दर्शा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा चित्र। इसमें क्या है, ये सामने दिख रहे हो, ये पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और ये क्या है बच्चों, राजा हरि सिंह है। कौन है, राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह भी कह सकते हो या आप बोल सकते हो जो रजवाड़े थे भारत में ना, तो उन रजवाड़ों के जो ये राजा थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं, आप भाई चलो एक काम करो। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा ना 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 ना, उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दीजिए, इसी से मेरा काम हो जाएगा। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या मांग रहे हैं उनसे, विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार के मामले में डिसीजन लेने के लिए, मतलब ये सारी चीजें मांग रहे हैं। और ये देखो राजा किस तरह से जनता का शोषण कर रहा है, ये उसको दर्शा रहा है। और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, राष्ट्र के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो भारत इतने टुकड़ों में बटा होता कि पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि 565 तो रजवाड़े थे भारत में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अर्थात सहमति विलय पत्र पर सभी रजवाड़ों के राजाओं से हस्ताक्षर कराए थे। तो इस चीज को दर्शा रहा है। ठीक है, चलो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको ये प्रस्तुत जो कार्टूनिस्ट है, इस कार्टून का नाम क्या है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। क्या नाम है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। इसमें किस समस्या को दर्शाया गया, इसमें भाषा की समस्या को दर्शाया गया कि किस तरीके से क्या हुआ था। समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो भारत में हर राज्य क्या कर रहा था, अपनी अलग अलग भाषा के आधार पर मांग कर रहा था। जैसे देखो बच्चों, महागुजरात, ठीक है ना, और इसमें जिसमें कर्नाटक है, इसमें महाराष्ट्र है ना, विशाल आंध्रा हो गया। इस तरीके से भाषा के विवाद को दर्शा रहा है कि किस तरीके से
1900 मतलब 50-51 के बाद क्या हुआ था, भारत के अलग अलग राज्यों में क्या हुआ था, भाषा की मांग कब से ज्यादा उठने लगी थी। हर राज्य अपने मांग कर रहा था, क्या कर रहा था बच्चों, हर राज्य क्या कर रहा था, मांग कर रहा था भाषा के आधार पे अलग अलग राज्य की। ठीक है, तो ये उस समस्या को दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये अब आपको दिख रहा होगा SRC। SRC का मतलब पता है क्या होता है, SRC इसका नाम होता है राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या है बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग। अब राज्य पुनर्गठन आयोग ये है ना, और ये क्या है, एक विशाल दानव है। ये बेसिकली क्या है, भाषा है। क्या है बच्चों, भाषा है। ठीक है, तो इन इतने विशाल भाषा परिवार थे हमारे भारत में, बहुत सारी भाषाएं थी, है ना, लगभग देखोगे तो 150 करीबन भाषा ही है हमारे भारत में। तो इतनी बड़ी बड़ी भाषा, इतनी ज्यादा भाषाएं थी, और भाषा के आधार पे इसे क्या करना था, राज्यों का निर्माण करना था। तो ये उस चीज को दर्शा रहा है। ठीक है ना, तो इस कार्टून में पुनर्गठन आयोग की भाषाई विवाद को सुलझाने की क्षमता को दर्शा रहा है। ठीक है, चलो, इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो कार्टून है, ये बेसिकली 1951 में, देखो बच्चों 1951 में कांग्रेस द्वारा पार्टी उम्मीदवार चुनने के लिए बनाई गई चुनाव समिति में कार्टूनिस्ट ने क्या किया, नजरियों को दर्शाया गया है कि इन लोगों ने क्या किया था, एक कमिटी बनाई थी। इन्होंने कहा था कि हाँ भाई, अब नेताओं को हमें सीटें देनी है, क्या देना, टिकट देनी है ना बच्चों। तो समिति ने नेहरू के अलावा मोरारजी देसाई, कौन कौन है बच्चों इसके अंदर, देखो नेहरू जी हैं, मौलाना अब्दुल कलाम है ना बच्चों, और इसमें आपको दिख रहा होगा जो मोरारजी देसाई हैं, रफी अहमद हैं, आपका BC रॉय हैं, के कामराज हैं, है ना, राजगोपालाचारी हैं, जगजीवन राम है, मौलाना आजाद भी हैं। ठीक है ना, और DP मिश्रा है ना, गोविंद बल्लभ पंत है। ये सारे नेताओं को इस कार्टून में दर्शाया गया है। तो पेपर में आपसे कोई भी एक पूछ लेगा, प्रस्तुत कार्टून किसको दर्शा रहा है, तो 1951 के चुनाव को दर्शा रहा है, जो पार्टी उम्मीदवारों को चुनने की समस्या को दर्शा रहा है। इसमें प्रस्तुत कौन कौन नेता है, तो आप बता दो, जगजीवन राम है, मौलाना आजाद है ना, जवाहरलाल नेहरू है ना, और ये सारे जगजीवन राम में सब बता दोगे। प्रस्तुत ये देखो, ये वाला कार्टून देखो बच्चों, इस कार्टून में आप लोगों को दर्शाया गया है कि ये लोग तो बड़े आराम से पेड़ों पे बैठे हुए हैं, दिख रहा है आप लोगों को, बड़े आराम से बैठे हुए हैं। इन्हें लग रहा है हमें कोई हिला पाएगा क्या, कोई हटा पाएगा क्या, तो इन्हें कोई नहीं हटा पाएगा। क्यों, क्योंकि ये लोग क्या है बच्चों, सत्ता में है। किसमें है बच्चों, सत्ता में है ये लोग, है ना, सत्ता में ये लोग बैठे हुए हैं, इनके प्रॉपर पूरी सत्ता है। और ये क्या है बच्चों, विपक्षी दल है। और विपक्ष क्या कर रहा है, बहुत कोशिशें करके क्या कर रहा है, इन लोगों को हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हटा नहीं पा रहा है। ठीक है, प्रस्तुत कार्टून में कौन कौन से नेता है, नाम लिख देना यार, जगजीवन राम है, मोरारजी देसाई है, जवाहरलाल नेहरू है, कोई भी नेता का नाम पूछेगा बता देना। ठीक है, चलो, अब ये आप देखो, ये आपको दिख रहा होगा कि देखो, प्रतिस्पर्धा के बावजूद क्या हुआ था, सत्ता में हस्तांतर बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हो गया था। इस भारतीय लोकतंत्र को परिपक्वता के रूप में देखा गया था, क्योंकि क्या हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री के बाद क्या हुआ था, इंदिरा गांधी को बिना किसी कंपटीशन के क्या किया गया था, उन्हें क्या बना दिया गया था, प्रधानमंत्री बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था, प्रधानमंत्री बना दिया गया था, क्योंकि नेताओं को यह लग रहा था कि इंदिरा गांधी क्या है, अनुभवीहीन है। दूसरा, इन्हें राजनीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आगे जाके दिशा निर्देश के लिए हम पे निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने यानी सिंडिकेट ने किसे चुना था, इंदिरा गांधी को चुना था। तो ये उसको दर्शा रहा है। बाकी नेता देख लो कैसे कंपटीशन कर रहे हैं, है ना, बेचारा ये कंपटीशन करता ही रह गया और सब आगे निकल गए। चलो, ये आपको दिख रहा होगा, ये BKP है ना, SSP है, BKS, इसको किस देखो 1974 में गैर साम्यवादी दलों ने क्या कहते हैं, एक संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश करी थी। तो उसी को ये क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, एक गठबंधन टाइप से दर्शा रहा है। ठीक है, ये देखो, ये किसका दर्शा रहा है बच्चों, तो ये 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। क्योंकि क्या हुआ था कि उस समय S निजलिंगप्पा, ये कौन है बच्चों, S निजलिंगप्पा जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो S निजलिंगप्पा ने क्या किया था, N संजीव रेड्डी को खड़ा किया था ना, मतलब हाँ, N संजीव रेड्डी को ना, मतलब खड़ा किया था इलेक्शन में राष्ट्रपति की। उस समय तात्कालिक राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो चुकी थी, है ना, तो इनको खड़ा किया था इलेक्शन में। तो जो N संजीव रेड्डी थे ना, ये वाले, ठीक है, ये इंदिरा गांधी के कड़े विरोधी थे। तो इंदिरा गांधी ने इसी समय क्या किया था, बीबी गिरी को इलेक्शन में खड़ा कर दिया था, है ना। तो इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी को सपोर्ट किया था, उस समय ये उपराष्ट्रपति थे, तो इनको सपोर्ट किया था, इसलिए क्या हुए थे, जीत गए थे। और S निजलिंगप्पा देखो, इनकी जो कांग्रेस क्या हो गई थी, हार गई थी। तो ये उस चीज को दर्शा रहा है। ठीक है, चलो, ये तो नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये जो कार्टून है, इस कार्टून में क्या दिखाया गया है, इसमें ये दिखाया गया है कि इंदिरा गांधी किस तरीके से मुख्यमंत्री का चयन कर रही है, अलग अलग राज्यों में क्या कर रही है, देख रहे हो कि ये देखो, असम हो गया, बिहार हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब,
हरियाणा, राजस्थान, है ना। तो ये क्या कर रही है, प्रधानमंत्री के चुनने को इस कार्टून में दर्शाया गया है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो कार्टून है तात्कालिक वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली जो शुरुआत में क्या हुआ था कि जो समय भारत के कौन थे बच्चों, वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह, है ना, और प्रधानमंत्री उस समय नरसिम्हा राव थे। उस समय क्या किया था, नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी। क्या अपनाई गई थी, नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी और भारत के रिसोर्सेज को क्या किया था, रिजर्व किया गया था बाहर में, विदेशों में हमने पैसा, हमने अपना सोना गोल्ड लोन मतलब उधार मतलब रख दिया था और पैसा लिया गया था, और पैसा लेके जो हमारे मनमोहन सिंह है वो इस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को यहाँ ले गए थे। कहाँ हमारी अर्थव्यवस्था कितनी कम थी, लेकिन कहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे लेकर आ गए थे। कितने नंबर पे, 10वें नंबर पे। और जब मनमोहन सिंह जब सत्ता जो किसे दे रहे थे, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे थे, तो उन्होंने याद दिलाया था नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। और आज भारत की अर्थव्यवस्था सही पता है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कितनी है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, भारत है, ठीक है। तो ये समझ लेना। चलो ये क्या दर्शा रहा है बच्चों, तो ये कार्टून जो है ना बच्चों, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, प्रधानमंत्री को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या दर्शा रहा है, जैसे कि गठबंधन की राजनीति में क्या होता है, जैसे गठबंधन की कोई सरकार होती है ना बच्चों, है ना, गठबंधन की सरकार में क्या होता है, प्रधानमंत्री जो होता है कि वो कठपुतली होता है। क्या होता है, कठपुतली होता है, ठीक है ना। और जो अन्य नेता क्या करते हैं, इसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये सामने जो व्यक्ति है, व्यक्ति कौन है, तो यहाँ जो है आप लोगों को पता है, मुझे देखो ये दोनों ही कह रहे हैं कि हम सरकार को बाहर समर्थन करेंगे, बाहर से क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या दर्शा रहा है, गठबंधन की राजनीति को दर्शा रहा है, ठीक है। चलो ये भी देखो 1972 में किस तरीके से इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत के साथ आई थी, दिख रहा है आप लोगों को, है ना। उसको कोई हराने वाला ही नहीं था, कोई गठबंधन नहीं था। लेकिन 1999 के बाद क्या हुआ था, भारत में गठबंधन का दौर शुरू हो गया था। और इंदिरा गांधी बहुत सारी कोशिश कर रही है कि हटा पा रही है गठबंधन को, नहीं हटा पा रही। लेकिन यहाँ कोई हटा पा रहा है, यहाँ विपक्ष था, तो विपक्ष हटा नहीं पा रहे। देखो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से लेकर बहुदलीय गठबंधन के सफर को कार्टूनिस्ट ने क्या किया, इसमें दर्शाया। यहाँ एक दल का प्रभुत्व था, है ना, और यहाँ क्या था बच्चों, बहुदलीय व्यवस्था थी। देखो 1999 वक्त ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, बस चंद सालों पहले ये भी एक वक्त था जब राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस से होती थी और उसका खात्मा कांग्रेस का पर था, ठीक है। और आज देख लो, आज भी वैसे ही हाल है। कहाँ कांग्रेस का था, आज कांग्रेस कहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो इस तरीके से था। तो ये देखो बच्चों, मैंने आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट जो है कार्टून मैंने इसके अंदर करा दिए, जो पेपर में आ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।